तो बेटा हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स के पिछले लेक्चर में हमने हाइड्रोजन के बारे में बात की, थोड़ी बहुत D2O के बारे में बात की, बहुत ज़्यादा तो नहीं, और उसके बाद हमने जल की कठोरता के बारे में बातचीत करना शुरू की थी, है ना। चलिए फिलहाल क्या क्या क्वेश्चन हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े, उसके अलावा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, आपको कैसे घुमाया जा सकता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि सिनगैस से जब आप हाइड्रोजन का औद्योगिक उत्पादन करते हैं, आपको याद होगी वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन हमने की है, जल गैस स्थानांतरण अभिक्रिया की है, जहाँ पर वाटर गैस में हाइड्रोजन का परसेंटेज बढ़ाया है। कैसे? जल से अभिक्रिया कराई क्रोमाइट एस की उपस्थिति में, FeOCr2O3। एस के हालांकि नहीं लेते, शुद्ध अवस्था में लिया जाता है। सो सिन गैस जो वाटर गैस जिसे बोलते हैं, जल गैस भी जिसे बोला जाता है, संश्लेषण गैस सिंथेसिस गैस भी जिसे बोला जाता है, उससे हाइड्रोजन का औद्योगिक उत्पादन किया जा रहा है। कौन सा कथन उस औद्योगिक उत्पादन के लिए सही है? तो यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को Cu2Cl2 विलयन में अवशोषित करके हटाया जाता है। अब भाई वाटर गैस में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वही तो दरअसल H2O से अभिक्रिया करता है और CO2 प्लस H2 में कन्वर्ट होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड आप हटा दोगे तो क्या मतलब बैठेगा। हालांकि फैक्ट सही है कि Cu2Cl2 विलयन का उपयोग अक्सर दो गैसों को एब्जॉर्ब करने में या हटाने में होता है। कहीं पे एसिटिलीन को हटाना हो तो आप Cu2Cl2 का यूज कर सकते हैं, इसके जलीय विलयन का, या फिर कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड को हटाना हो तो भी यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर यूज करने का कोई तुक नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इस रिएक्शन में तो कार्बन मोनोऑक्साइड की हमें ज़रूरत थी, वो कन्वर्ट हो चुका है CO2 में। जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो कार्बन मोनोऑक्साइड कोई खास बचता ही नहीं। खैर, सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं कि हाइड्रोजन को पैलेडियम पर अधिशोषित करके हटाया जाता है। नहीं भाई, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में जो CO2 साथ में मिलती है उसको हटाया जाता है। रिएक्शन इमेजिन करो कौन सी है, CO प्लस H2 प्लस H2O। क्या बन रहा है? CO2 प्लस H2। यह है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो जो CO2 बन रहा है ना, उसको हटाना है, ना कि हाइड्रोजन को। तो सेकंड, हाइड्रोजन को कई बार क्या होता है, अगर कहीं हटाना होता है तो पैलेडियम एक अच्छा अधिशोषक है, नो डाउट। बाकी बहुत दूसरी जगह पर आप हाइड्रोजन को हटाने के लिए पैलेडियम का यूज कर सकते हो, लेकिन इधर नहीं करते। तो सेकंड भी स्टेटमेंट सही है, बट इस जगह पे यूज नहीं करते, इसलिए ये सही कथन नहीं होना चाहिए। सी, उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप के साथ CO को CO2 में ऑक्सीकृत कराया जाता है। बिल्कुल कराया जाता है। उसके बाद CO2 को क्षार में अवशोषित करा लिया जाता है। बिल्कुल सही बात है बेटा। CO2 हो या SO2 हो, खास करके एसिडिक ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ मैं, इनको अगर आपको हटाना है तो आप KOH के जलीय विलयन में से इनको निकाल दो। KOH CO2 को अवशोषित करके K2CO3 बना देता है, और SO2 को अवशोषित करके K2SO3 बना देता है। तो CO2 और SO2 दोनों को ही हटाने के लिए KOH का जलीय विलयन बड़ा काम का है, और यहाँ पर यूज होता भी है, इसीलिए आपका C स्टेटमेंट सही है। ऑब्वियस सी बात है, अब C सही है तो D तो आंसर नहीं हो सकता। घनत्व में अंतर के कारण इनको पृथक किया जाता है, बिल्कुल बकवास बात है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन, NaOH के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी धातुएं हाइड्रोजन देंगी? धातु, ज़्यादातर धातुएं ऐसी होती हैं जो क्षारीय स्वभाव दर्शाती हैं, और क्षार से अभिक्रिया क्यों करेगा भाई? बेस से रिएक्ट नहीं करता, हाइड्रोजन कैसे मिलेगी फिर? लेकिन कुछ धातुएं तो है ना ऐसी जो उभयधर्मी स्वभाव दर्शाती हैं, और ऐसी धातुएं जो उभयधर्मी स्वभाव दर्शाती हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर भी हाइड्रोजन देंगी, और क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर भी हाइड्रोजन देंगी। यहाँ पर जिंक उभयधर्मी धातु है, एल्यूमिनियम उभयधर्मी धातु है, बेरिलियम उभयधर्मी धातु है। इसके अलावा भी एक दो और याद रख सकते हैं, गैलियम भी उभयधर्मी धातु है, और टिन भी उभयधर्मी धातु है। तो इतनी तो याद रखें, जिंक, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, गैलियम और टिन उभयधर्मी है, यानी अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देंगी और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देंगी। तो क्या क्या आंसर में आया? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ये कहाँ है आपके? सेकेंड ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा ना। आइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। हाइड्रोजन निम्नलिखित में से किसका अपचयन नहीं कराएगा? गर्म क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी CuO, काफी स्थायी है क्या? वैसे तो स्थायी होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन की एक खासियत है, ये ज्यादातर धातु ऑक्साइड को मिलाकर अगर गर्म कर दिया जाए तो हाइड्रोजन अपचयन करा देती है। डेफिनेटली क्यूप्रिक ऑक्साइड का भी अपचयन करा देती है, स्टेनिक का भी, फेरिक का भी।
Al2O3 अत्यधिक स्थायी है। एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के प्रति सुग्राहिता इतनी ज़्यादा होती है कि अगर उसको दो ऑप्शन मिले, एक हाइड्राइड बनाने का, एक ऑक्साइड बनाने का, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना पसंद करता है, ना कि हाइड्राइड। तो Al2O3 से आप एल्यूमिनियम नहीं बना सकते हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करके। वैसे भी मेटलर्जी में हमने पढ़ा है कि Al2O3 का अपचयन करा पाना आसान काम कतई नहीं है। खैर 11वीं क्लास में तो मेटलर्जी पढ़ने में नहीं आती है, 12वीं क्लास में ज़रूर हम मेटलर्जी पढ़ते हैं और वहाँ पर इफेक्ट पढ़ने में आता है। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा आसानी से जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देगा। B2H6 बहुत जल्दी ब्रेक करता है बेटा, अत्यधिक क्रियाशील है, याद रखिएगा। ये वो हाइड्राइड है जो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देता है। बाकी हाइड्राइड आसानी से रिएक्शन नहीं करते जल से, वहाँ पर हाइड्रोजन मिलने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। B2H6 बड़ी आसानी से दे देता है। निम्नलिखित में से कौन सा नवजात हाइड्रोजन का स्रोत है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अच्छा, लोगों से गलती क्या होती है, उन्हें लगता है कि विद्युत अपघटन पे भी तो हाइड्रोजन ही निकल रही है, ये भी नवजात। केमिकल रिएक्शन के थ्रू हाइड्रोजन निकले, वो उसी बीकर में, उसी कंटेनर में दूसरी रिएक्शन में यूज भी हो जाए, वो है नवजात हाइड्रोजन। और ऐसा ये केमिकल रिएक्शन होगी, ZnCl2 बनेगा, हाइड्रोजन निकलेगी। ये केमिकल रिएक्शन होगी, सोडियम मेथॉक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन निकलेगी। क्षारीय धातु हैं, क्षारीय मृदा धातु हैं। ऐसे किसी भी कंपाउंड के साथ जिसका हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ या फिर फ्लोरीन हुआ, उनसे अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त कर ही देती हैं। तो सोडियम था, क्षारीय धातु थी, अत्यधिक क्रियाशील है, और देखा कि हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा है, पक्का रिएक्शन हो जाएगी, हाइड्रोजन निकल जाएगी। तो इधर भी हाइड्रोजन निकलेगी, इधर भी निकलेगी, और दोनों जगह केमिकल रिएक्शन से निकलेगी। तो दोनों जगह जो हाइड्रोजन मिली वो क्या है, नवजात हाइड्रोजन। तो आंसर क्या आएगा इसके बिहाफ पर, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी आंसर ए। ये कुछ क्वेश्चन जो लॉजिकल हैं, कई बार थ्योरी सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ते जाएं तो हमसे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो बेटर है अलग से थोड़े बहुत डिस्कस कर लिए जाएं, अच्छा रहेगा। आइए अब थ्योरी को आगे बढ़ाया जाए। चलिए आगे बढ़ा जाए। सो हम जल के बारे में बात कर रहे थे कि दो तरह का जल होता है, एक तो होता है मृदु जल, एक होता है कठोर जल। मृदु जल बोले तो ऐसा जल जो जल के साबुन के साथ झाग देता है अच्छा खासा, और कठोर जल बोले तो ऐसा जल जो साबुन के साथ झाग नहीं देता। क्यों नहीं देता? दरअसल फर्क क्या है मृदु जल में कठोर जल में? दरअसल कठोर जल में घुलित अवस्था में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं। कुल मिला के कैल्शियम मैग्नीशियम के वो लवण जो जल में घुल जाते हैं, उनकी वजह से जल में घुलित अवस्था में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन आ जाते हैं। जब आप साबुन डालते हैं, साबुन ऐड करते हैं, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ मिलके अवक्षेप बना देते हैं। और जब साबुन ही नहीं रहा तो झाग किस बात का? ये बेसिक रीजन है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जल की कठोरता किस कारण से है, तो आंसर क्या होगा? जल में घुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों की वजह से ही जल की कठोरता है। अब कौन कौन से इनके सॉल्ट होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं? तो भाई कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट जल में घुलनशील हैं वो हैं बाइकार्बोनेट, इसके अलावा क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट। ये जल में घुलनशील होते हैं। इनमें बाइकार्बोनेट की वजह से जो जल की कठोरता है वो कौन सी होती है? अस्थायी कठोरता होती है। इसको अस्थायी कठोरता नाम इसलिए देते हैं क्योंकि इसको उबाल कर दूर किया जा सकता है। और इनकी वजह से जो क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट की वजह से जो कठोरता होती है वो कौन सी होती है? वो स्थायी कठोरता होती है। इसको उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, जल की जो अस्थायी कठोरता है उसको उबाल कर दूर किया जा सकता है, लेकिन जल की जो स्थायी कठोरता है उसको उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता। ये डिफरेंस है स्थायी और अस्थायी कठोरता में। अब अस्थायी कठोरता का निवारण देखें, कैसे इस अस्थायी कठोरता को दूर करें।
तो देखना जरा, जल में घुलनशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, घुला हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन है। इसको आपको क्या करना, बॉयल कर देना है, उबाल देना है। थैंक यू बच्चों, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। हज़ारों बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी गई है उस पर क्लिक करें और अपना इनरोलमेंट सुनिश्चित करें। बच्चों, आपको अगर डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ चीज़ चाहिए, आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तब भी प्लीज़ हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में अवेलेबल है। जब उबालोगे तो बाइकार्बोनेट टूट जाएगा, कार्बोनेट में आ जाएगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट का विलेयता गुणनफल क्या होता है, बहुत कम होता है। और विलेयता गुणनफल कम होने की वजह से जैसे ही कार्बोनेट आता है, ये इसका अवक्षेप बन जाता है, ये आपको ठोस अवस्था में मिल जाता है। बाकी रह गया CO2 H2O, तो इससे तो हमें कोई समस्या है ही नहीं। मैग्नीशियम थोड़ा सा स्पेसिफिक टास्क है बेटा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन जब आप लेते हो और इसको बॉयल करते हो, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, ये हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में PPT बनाता है। इसका हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बना जाता है, नो डाउट। साथ में आपको CO2 और H2O तो मिल नहीं है, बट अजीब बात है कि कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में अलग होता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में पृथक होता है। एक और विधि है, क्लार्क विधि जिसे कहा जाता है, उसके द्वारा भी अस्थायी कठोरता का निवारण किया जा सकता है। क्लार्क विधि में कुछ नहीं करना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देना है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे तो होगा क्या, सपोज आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, तो इसकी वजह से दिक्कत आ रही थी क्योंकि ये जल में घुलनशील है। अब जब आप इसमें OH- प्रोवाइड करोगे तो OH- बाइकार्बोनेट को कार्बोनेट में बदल देगा ना भाई। इन दोनों की रिएक्शन होगी HCO3- OH- और ये मिलके क्या बना देंगे, CO3 डाई नेगेटिव प्लस H2O। और कार्बोनेट आते ही तो कैल्शियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है ना, जो कि घुलता नहीं। और यही हमारी सबसे बड़ी दिक्कत थी। आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दें, क्लार्क विधि है, उसके द्वारा आप इस कठोरता को दूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैग्नीशियम के लिए समस्या वापस से अलग सी है। क्या समस्या अलग है इसके लिए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में जैसे ही OH- दोगे, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में प्रेसिपिटेट बनाएगा, क्योंकि इसके हाइड्रोक्साइड का KSP कम होता है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम हमने दूर कर लिए, उबाल का दूर कर लिया। अब स्थायी कठोरता की बात करते हैं, इसको कैसे दूर किया जाए। जल की स्थायी कठोरता का निवारण, ध्यान देना बेटा, विधि जिससे कि आप स्थायी कठोरता हटा सकते हो, उससे अस्थायी तो हटी जाएगी, है ना। अस्थायी कठोरता तो उबालने पे ही हट रही है, और बाकी स्थायी कठोरता में क्या होता है, ज़्यादातर केस में तो जो धनायन है उसको हटाने पे फोकस होता है कि कैसे भी करके धनायन को हटा दें। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर धनायन ही हट गए तो क्या फ़र्क पड़ता है कि बाइकार्बोनेट है, नाइट्रेट है, क्लोराइड है, सल्फेट है, क्योंकि निर्णायन से तो हमें समस्या वैसे भी नहीं थी। समस्या तो जल में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से थी। एक सिंपल सा काम है स्थायी कठोरता के निवारण के लिए, आप इसमें एक विधि तो जो है सोडियम कार्बोनेट यूज कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट द्वारा। अब सोडियम कार्बोनेट द्वारा कैसे अलग करेंगे भाई, ये कैल्शियम आयन थे और आपने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट से क्या किया, कार्बोनेट आयन बढ़ा दिया। और कार्बोनेट आयन की सांद्रता बढ़ाओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो आयनिक गुणनफल है वो विलेयता गुणनफल से आगे निकल जाएगा और इसका क्या बन जाएगा, अवक्षेप बन जाएगा, हो गया काम खत्म। अगर मैं आपसे पूछूं क्या सोडियम कार्बोनेट के उपयोग के द्वारा अस्थायी कठोरता भी दूर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्या दिक्कत है भाई। कार्बोनेट बढ़ा दिए, अब यहाँ पे कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हो या क्लोराइड हो, कैल्शियम कार्बोनेट पृथक होना है मतलब होना है, सीधी सीधी बातचीत है। तो आप सोडियम कार्बोनेट के उपयोग के द्वारा जल की स्थायी कठोरता हटा सकते हो। और भी विधियां हैं, आइए एक एक करके हम डिस्कस करते रहेंगे। तो हम परमानेंट हार्डनेस को दूर कर रहे थे, है ना।
परमानेंट हार्डनेस में हमने देखा सोडियम कार्बोनेट अगर मिला दें, सोडा मिला दिया जाए, कौन सा सोडा, वॉशिंग सोडा, तो काम बन जाता है, क्योंकि आप कार्बोनेट का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो और कार्बोनेट का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बना जाता है। एक और मेथड है जो काफ़ी फेमस है, जिसे आप बोलते हैं परम्यूटेड मेथड, परम्यूटेड विधि। पहली बात तो परम्यूटेड क्या है, जियोलाइट है ना। जियोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सोडियम जियोलाइट अगर लें Na2Si2O8.XH2O, ये सोडियम जियोलाइट है ना, और इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे Na2Z। दरअसल जियोलाइट में ये इधर वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ठोस ऋणायनिक हिस्सा है जिस पर धनायन अधिशोषित रहता है, ठोस रहता है ये। तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे ये कंटेनर बनाया आपने, है ना, अब इस कंटेनर में यहाँ पर एक जियोलाइट की आप लेयर क्रिएट कर दो। ये आपने क्या किया, जियोलाइट की लेयर क्रिएट कर दी। अब जियोलाइट की जब लेयर क्रिएट कर दी, यहाँ से आपको क्या करना है, कठोर जल आने देना है। अब ये कठोर जल जब आएगा और यहाँ से जब ऊपर आएगा, कांटेक्ट में आएगा जियोलाइट के, तो ये क्या भर रखा है, ये आपने जियोलाइट ही तो भर रखा है। तो समझना क्या होगा, कठोर जल में जो आपके पास M+2 आयन है ना, जो जल में घुलित अवस्था में है, यहाँ पर M अपने लिए क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये दरअसल सोडियम जियोलाइट से सोडियम के बदले में एक्सचेंज हो जाते हैं, और सोडियम के बदले में एक्सचेंज हो जाएंगे तो M यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम का तो बन जाएगा जियोलाइट, ये तो इधर ही रहेगा ठोस अवस्था में, और जो सोडियम आयन हैं वो जलीय विलयन में आ जाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन में आ जाएंगे। और सोडियम आयन से तो हमें कोई दिक्कत थी ही नहीं, हमें जो दिक्कत थी वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से थी, उन्हें हमने दूर कर लिया। तो परम्यूटेड विधि भी काफ़ी फेमस विधि है, काम में आती है। एक और विधि है जिसे कैलगॉन मेथड कहा जाता है, कैलगॉन विधि कहा जाता है। तो कैलगॉन विधि से भी आप परमानेंट हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, इसको शॉर्ट में कैलगॉन कहा जाता है। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है, पॉलीफॉस्फेट है भाई। मेटाफॉस्फेट क्या होता है, PO3 माइनस। अब आपको क्या करना, ये PO3 माइनस को मल्टीप्लाई करो 6 से, तो क्या बना P6O18, और टोटल माइनस कितना आया 6, तो 6 इसमें क्या लगा दो, Na+ लगा दो, तो फॉर्मूला क्या बना, Na6P6O18। किसका फॉर्मूला है ये, कैलगॉन का। कैलगॉन को केमिकली और क्या नाम दिया जाता है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, क्या है, पॉलीफॉस्फेट है। ठीक, अब सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट में भी क्या होता है कि जैसे इसको आयोनाइज करो आप, है ना, तो ये कुछ इस तरह का मामला है, Na4P6O18 टाइप का मामला है। और जब आप इसको हार्ड वाटर से ट्रीट करते हो तो हार्ड वाटर में कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम M+2 कर देते हैं। ये M+2 क्या करेगा, यहाँ से सोडियम को हटा के उसकी जगह ले लेगा, तो क्या होने वाला है, Na2P6O18 बन गया, और सोडियम निकल के कहाँ आ गया, जलीय विलयन में आ गया। तो जलीय विलयन से धातु निकल गई और ये सोडियम इधर आ गया। सोडियम से हमें कोई तकलीफ है नहीं, ये बना रहे जितना बनता है। तो ये कैलगॉन विधि भी है, जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, जल की स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हो। एंड लास्ट वन, परम्यूटेड विधि से मिलती जुलती लेकिन परम्यूटेड विधि से अधिक दक्ष, एक्सचेंज रेजिन मेथड, है ना, रेजिन विनिमय विधि। अब रेजिन विनिमय विधि में क्या करते हैं, पहले तो रेजिन लेते हैं। दो तरह के रेजिन होते हैं, रेजिन भी जियोलाइट जैसा ही मामला करीब करीब मानो, एफिशिएंसी यहाँ पे ज़्यादा है। एक तो होते हैं धनायन विनिमय रेजिन, दूसरे होते हैं ऋणायन विनिमय रेजिन। फिर रेजिन में एक तो चेन ये रहती है हाइड्रोकार्बन वाली चेन, और उसके लास्ट में अगर सपोज SO3- मैंने लगा रखा है। प्यारे बच्चों,
रोज़ आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं, इस टॉपिक को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, इसको समझाएं। प्लीज़ बेटा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दरअसल हो ये रहा है कि कई बार जो टॉपिक आप बोलते हैं ऑलरेडी उस टॉपिक का वीडियो अवेलेबल होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना। आप जो बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और वहाँ से आप हमारे सारे वीडियो देख पाएंगे। तो इधर ऋणायन है तो साथ में इस पर क्या अधिशोषित रहेगा, H+। तो ये H+ का लेन देन करेगा। H+ क्या है, धनायन है, धनायन का विनिमय करेगा। तो ये जो रेजिन मैंने बनाया है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये है धनायन विनिमय रेजिन। तो एक तो धनायन विनिमय रेजिन ठोस अवस्था में रहेगा जिसपे हाइड्रोजन अधिशोषित है। इस पर से अगर आप कोई चीज निकालोगे जिसमें दूसरे धनायन है तो वो H+ को हटा के उसकी जगह लेंगे। एक ऋणायन विनिमय रेजिन भी हो सकता है। भाई ये आपके पास अल्काइल चेन है और इसमें लास्ट में ये NH4+ है तो साथ में क्या होगा, OH-। OH- क्या है, ऋणायन है, तो ऋणायन का विनिमय कर सकता है। ये ऋणायन का विनिमय कर सकता है तो ये क्या हुआ, फिर ये हुआ ऋणायन विनिमय रेजिन। तो एक्सचेंज रेजिन दो तरह के, कौन से दो तरह के, एक वो जो धनायन का विनिमय करते हैं उन्हें हम बोलते हैं धनायन विनिमय रेजिन, और दूसरे वो जो ऋणायन का विनिमय करते हैं उन्हें बोलते हैं ऋणायन विनिमय रेजिन। अब जैसे ये आपके पास क्या है, कठोर जल है। कठोर जल में आपके पास क्या है, कैल्शियम प्लस आयन घूम रहे हैं, मैग्नीशियम प्लस आयन घूम रहे हैं, क्लोराइड घूम रहा है, सल्फेट घूम रहा है, नाइट्रेट घूम रहा है, ये सब घूम रहे हैं। इसको आप क्या करो, कैटायन एक्सचेंज रेजिन से निकाल दो। धनायन विनिमय रेजिन को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, कैटायन एक्सचेंज रेजिन। तो इसमें से निकाल दो। और एनायन विनिमय रेजिन को क्या बोलेंगे, एनायन एक्सचेंज रेजिन, ऋणायन विनिमय रेजिन। तो जब आप कैटायन एक्सचेंज रेजिन में से निकालोगे तो कैटायन एक्सचेंज हो जाएगा। कैटायन एक्सचेंज हो जाने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो रेजिन था SO3-, अब उसके साथ कैल्शियम आ जाएगा या फिर मैग्नीशियम आ जाएगा। और जलीय विलयन में क्या होगा, ये जो आपके पास जलीय विलयन है इसमें NaH+ आ जाएगा, बाकी क्लोराइड था ही सही, सल्फेट था ही सही, ये ऋणायन अभी भी। एक समस्या आ गई, विलयन है वो अम्लीय बन गया। ध्यान दें क्या किया मैंने, कठोर जल लिया, उसको क्या किया, धनायन विनिमय रेजिन में से निकाला, H+ एक्सचेंज हो गया कैल्शियम और मैग्नीशियम से, परिणामी विलयन जो मिला उसमें आपको H+ बढ़ा हुआ मिलने वाला है। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम हट गया, रेजिन के साथ आ गया, छान के अलग किया। यहाँ पर क्लोराइड और सल्फेट है, विलयन अम्लीय हो चुका है तो दिक्कत देगा। इसको उदासीन बनाने के लिए क्या करो, ऋणायन एक्सचेंज रेजिन में से निकाल दो, एनायन एक्सचेंज रेजिन में से निकाल दो। ये था ना एनायन एक्सचेंज रेजिन में, तो NH4+ पे OH- हटा के उसकी जगह Cl- ने ले ली। OH- विलयन में गया और विलयन में जाके OH- किससे कंबाइन हो गया, H+ से, क्या बना दिया, H2O। और अब विलयन की अम्लीयता खत्म है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो मिलेगा, यहाँ पर उदासीन जल मिलेगा। पहला क्वेश्चन, जब धनायन विनिमय रेजिन में से कठोर जल को निकाला जाता है तो परिणामी जल होता है, ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, सी उदासीन, डी नन ऑफ दीज। क्या होता है भाई, परिणामी विलयन अम्लीय होता है। और इस अम्लीय विलयन को जब एनायन एक्सचेंज रेजिन में से निकालते हैं, तो जब इसको ऋणायन विनिमय रेजिन में से बाहर निकालते हैं तो जो विलयन आपको मिलेगा वो उदासीन मिलेगा। वैसे इसके अलावा एक और तरीका है, क्या तरीका है ये देखते हैं बेटा। जो एक और तरीका ये है कि जो कैटायन एक्सचेंज रेजिन है जिसमें आपको दिख रहा था लास्ट में H+ अधिशोषित है, इसको ना NaCl से ट्रीट कर दिया जाए। जब NaCl आधिक्य में लेके अभिक्रिया कराओगे तो Na+H+ से एक्सचेंज कर जाएगा। Na+ से H+ को जब आप एक्सचेंज कर दोगे तो ये सोडियम रेजिन बन गया। अब क्या करो, कठोर जल लो, और कठोर जल में कठोरता M+2 की वजह से थी, याद हो गया होगा अब तक। मैग्नीशियम और कैल्शियम +2 जल में जो घुलनशील अवस्था में। अच्छा, जो रेजिन है वो ठोस है, ये रहा रेजिन जो ठोस अवस्था में पड़ा हुआ है। जब इसे रेजिन में से होके ये जल गुजरेगा
तो क्या होगा, सोडियम को हटा के उसकी जगह ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पहुंच जाएंगे, यानी एक्सचेंज पर SO3 के साथ तो आ जाएगा M, और जो जलीय विलयन होगा उसमें Na+ आ जाएगा। Na+ से हमें कोई समस्या नहीं है, विलयन अम्लीय भी नहीं बनने वाला, ये आप यूज कर सकते हो गया जल मृदु। एक समस्या बस इतना है कि यहाँ पर जो रेजिन है अब वो सोडियम रेजिन नहीं रहा, वो कैल्शियम रेजिन बन चुका है या मैग्नीशियम रेजिन बन चुका है। कैल्शियम और मैग्नीशियम रेजिन को अगर आपको रिजुविनेट करना है, पुनर्जीवित करना है, तो क्या करो, फिर से NaCl डाल के धो दो। जैसे ही NaCl डाल के धोगे, इनको हटा के सोडियम फिर आ जाएगा, फिर काम में ले लो। तो रेजिन को बार बार रीजनरेट कर सकते हैं, दक्षता इसकी ज़्यादा है। इसीलिए आपसे पूछ लिया जाए परम्यूटेड विधि रेजिन विधि में अधिक दक्ष कौन, तो वही रेजिन विधि है, सीधी सी बात। और यहाँ पर जल की कठोरता समाप्त होती है। आइए अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 की बात कर ली जाए। तो भाई जल की कठोरता तो दूर कर ली, हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखा जाए, H2O2 यही है बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दो विधियां होंगी, आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक लैब मेथड और दूसरी इंडस्ट्रियल मेथड। फिलहाल लैब में बनाया जाए प्रयोगशाला विधि। तो हम लैब मेथड की बात कर रहे हैं, और प्रयोगशाला विधि में सबसे पहली विधि जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मर्क विधि। मर्क अभी भी सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में से एक है, काफ़ी फेमस। चलिए मर्क मेथड की बात करते हैं। बेटा मर्क विधि में अपने को क्या करना है, सोडियम पेरोक्साइड लेना है। भाई कोई भी पेरोक्साइड हो, उसको जब आप ट्रीट करते हैं डाइल्यूट एसिड से तो H2O2 बनता है। हालांकि H2O2 बनाते समय हमें ये याद रखना होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, क्योंकि टेम्परेचर जरा सा बढ़ाया नहीं कि H2O2 ब्रेक हुआ नहीं, टूटा नहीं। तो यहाँ पर भी वही दिक्कत है, H2O2 की रिएक्शन आप H2SO4 से करें, डाइल्यूट बोले तो 20% सांद्रता का H2SO4, लेकिन ये कोल्ड होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। तब रिएक्शन पर क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा, H2O2 बनेगा, और जो सोडियम है ये Na2SO4 के फॉर्म में अलग हो जाएगा। ये रही मर्क विधि। इसके अलावा आप एक और तरीका यूज कर सकते हैं, तरीका है B। बेरियम पेरोक्साइड का आपको लेना है पेस्ट, लुगदी, और इस लुगदी को H2SO4 से ट्रीट करा देना है 20% सामर्थ्य का कोल्ड डाइल्यूट H2SO4। क्या होगा, पेरोक्साइड है भाई, पेरोक्साइड है तो H2O2 दे देगा, H2O2 बनेगा और बेरियम सल्फेट बन जाएगा, सीधी सी कहानी है। पेरोक्साइड से ही बनेगा बेटा, ऑक्साइड से नहीं बनेगा। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोलूँ कि क्या PbO2 को H2SO4 से अभिकृत कराने पर मैं H2O2 बना सकता हूँ, क्या ये रिएक्शन सही होगी? जी नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये पेरोक्साइड नहीं है। पेरोक्साइड क्या होता है, O2 डाई नेगेटिव, यहाँ पर लेड +4 है और ऑक्सीजन डाई नेगेटिव है, जो कि दो हैं ऐसे एटम। तो जब पेरोक्साइड है ही नहीं तो पेरोक्साइड बनेगा कैसे, ये दिक्कत है। तो पेरोक्साइड से बना सकते हो, पेरोक्साइड को आप डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करो, बन जाएगा। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड की। इंडस्ट्रियल मेथड में दो हैं, एक तो मोस्ट मॉडर्न मेथड। अगर हम मॉडर्न मेथड की बात करें तो 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल, इससे बनाया जाता है। भाई एंथ्रासीन आपको याद होगा ना, ये होता है एंथ्रासीन, और एंथ्रासीन में आपको नंबरिंग भी याद होगी। अब यहाँ पर क्या किया, 2 OH लगा दो, इधर सेकंड पोजीशन पे इथाइल लगा दो। ये केमिकल क्या है, 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल। 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल में आप क्या करें, एयर के थ्रू ऑक्सीडेशन कर दें, चाहें तो प्योर O2 भी दे सकते हैं। ऑक्सीडेशन करते हो तो क्विनोल में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो, ये जो क्विनोल था वो कन्वर्ट हो गया क्विनोल में।
इसका नाम क्या हो जाएगा इस केमिकल का? यह 2-ethyl एंथ्राक्विनोन। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक उनकी पहुंच हो सके। प्यारे बच्चों, आपका बहुत प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है और यही वजह है कि हम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं आपको अपनी बेहतर सुविधाएं देने के लिए, बेहतर सेवाएं देने के लिए। ऑल की जगह वन आ गया और साथ में क्या है? H2O2 है। ये H2O2 आप पृथक कर लो, इसको रिवर्स प्रोसेस के थ्रू आप रीजनरेट कर सकते हो। कैसे रीजनरेट कर सकते हो? इसका रिडक्शन करा दो, अपचयन करा दो पैलेडियम की उपस्थिति में, तो वापस से एंथ्राक्विनोन में बदल जाएगा। फिर एयर से रिएक्ट कराओ, फिर H2O2 बनाओ, मतलब वापस से आप रीयूज करते रह सकते हो इस प्रोसेस को, और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा काम में आती है। दूसरा तरीका जो है वो है इलेक्ट्रोलिसिस। आप इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू भी H2O2 बना सकते हो। क्या करना है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए? आपको डाइल्यूट H2SO4 लेना। डाइल्यूट भी नहीं है बेटा, ये 50% सामर्थ्य का H2SO4, और हाई करंट डेंसिटी लेनी है, उच्च आवेश घनत्व लेना है। जब उच्च आवेश घनत्व हाई करंट डेंसिटी लेके आप विद्युत अपघटन कराओगे, इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, तो क्या होगा? एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। चलो कैथोड पे सबसे पहले रिडक्शन कर दें। क्या होगा? ट्वाइस H3O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 2H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी कैथोड पे। एनोड पे क्या होगा भाई? एनोड पे HSO4 माइनस। भाई H2SO4 अगर आयनित होगा तो क्या देगा? H प्लस HSO4 माइनस। H प्लस तो हमने यूज कर लिया कैथोड पे। एनोड पे क्या होगा? HSO4 माइनस का ऑक्सीकरण होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O8 में, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर जाएगा। ठीक है, सो H2H2O8 बनने वाला है और 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। हो गया ऑक्सीडेशन। अब आप बोलोगे सर आपको तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाना था, तो बेटा H2H2O8 पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल है ना, मार्शल एसिड, और इसके जल अपघटन पर क्या बनता है? H2O2 बनता है। याद होगा आपको H2SO4 प्लस H2O2 दोनों मिलेंगे, तो यहाँ से आपको H2O2 मिल जाएगा। तो दो तरीके हैं, एक विद्युत अपघटन है और दूसरा तरीका क्या है? इंडस्ट्रियल मेथड है, 2-ethyl एंथ्राक्विनोल, इसका यूज करके बना लिया जाए। चलिए H2O2 बना लिया है हमने। अब इसके गुणधर्म के बारे में बातचीत कर लें। चलिए कुछ भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात कर ली जाए। तो आपको अच्छी तरह से पता है H2O2 एक दुर्बल अम्ल होता है, जिसकी गंध नाइट्रिक अम्ल के समान है, बड़ी आसानी से टूट जाता है क्योंकि पेरोक्साइड बंध है और पेरोक्साइड बंध टूटता बड़े जल्दी है। लेकिन उसके बावजूद इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, श्यानता, हर एक चीज़ H2O से ज़्यादा है। रीजन बिहाइंड दैट, दो अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण। तो कुल मिलाकर हाइड्रोजन बंध का जो एक्सटेंट है वो H2O2 में आपको ज़्यादा मिलता है। और यही वजह है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो या फिर गाढ़ापन, श्यानता हो, वो सारी चीज़ें H2O से ज़्यादा हैं। क्लियर? उसके बाद भी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि जब आप इसको गर्म करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ये ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा इस तरह से। तो अगर इसको टूटने से बचाना है तो ऋणात्मक उत्प्रेरक मिलाने पड़ेंगे। ऋणात्मक उत्प्रेरक में क्या आता है? अल्कोहल, एसिटेनिलाइड, यूरिया, ये सारे के सारे क्या है? ऋणात्मक उत्प्रेरक हैं। तो जनरली क्या होता है? प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं H2O2 को। क्यों? क्योंकि अगर आपने धातु रख ली तो ज़्यादातर धातुओं से ये अभिक्रिया कर जाएगा, उनको ऑक्सीकृत करके धातुओं का ऑक्साइड बना देगा। और कुछ धातुएं जिनसे ये रिएक्शन नहीं करता, प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर, वो उत्प्रेरक का काम करती हैं, धनात्मक उत्प्रेरक हैं, रिएक्शन को आगे बढ़ा देंगी, ब्रेक कर देंगी H2O2 को। ये सबसे बड़ी समस्या है H2O2 के साथ। तो इसको आप किसी धातु की बनी हुई बोतल में नहीं रख सकते, ग्लास में नहीं रख सकते, इसको जनरली प्लास्टिक की बोतल में रखा जाता है जहाँ पर घर्षण ना हो। और प्लास्टिक की बोतल में भी आपको स्टेबलाइजर मिलाना पड़ता है, जैसे कि अल्कोहल, ताकि ये विघटन ना हो इसका। तो ये धनात्मक ऋणात्मक उत्प्रेरक याद रखिएगा बेटा, पूछते हैं एग्जाम में। और H2O2 में ऑक्सीजन -1 में है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये -1 से ऑक्सीजन 0 में भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन दे के। इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या? अपचायक, यानी H2O2 अपचायक का काम कर सकता है। प्लस ये -1 में एक इलेक्ट्रॉन लेके और -2 में आ सकता है। एक इलेक्ट्रॉन लेगा जब, तो ये क्या होगा? ऑक्सीकारक,
इलेक्ट्रॉन लेने वाला ऑक्सीकारक होता है। तो H2O2 के अपचायक गुणधर्म भी देखने को मिलते हैं, ऑक्सीकारक गुणधर्म भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखें ये सारी अभिक्रियाएं अपचयन की हैं। और H2O2 जब भी अपचयन कराएगा सामने वाले का तो इलेक्ट्रॉन देगा तो साथ में आप बैलेंस करने के लिए H2O लिखते जाना, इधर H2 इधर H2 इधर H2 सब जगह H2O साथ में लिख दो, हो गई रिएक्शन। ये MnO4 को Mn+2 में कन्वर्ट करता है। याद करो रिएक्शन करा रखी हमने कि MnO4 की अम्लीय माध्यम में H2O2 के साथ अभिक्रिया K2SO4 बनता है, MnSO4 बनता है। ये रेडॉक्स में आपके देखने में आई होगी रिएक्शन। मैग्नीज को कन्वर्ट कर देता है +7 से +2 में। पर आयोडेट IO4- को कन्वर्ट करता है IO3- में। सीरियम +4 को अपचयित कर देता है, सीरियम +3 में लेके आ जाता है। PbO2 के अपचयन से PbO बना देता है और सिल्वर तो मेटल के फॉर्म में ही आ जाता है। सारी अभिक्रियाएं अपचयन की हैं, प्लस करके H2O करके बैलेंस कर सकते हैं। ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं, H2O2 ऑक्सीकारक की तरह जब काम करता है तो ये देखिए वो सारी की सारी रिएक्शंस। एक चीज़ और समझना आप, कहीं आपको ये आइडिया लगाना हो ना कि H2O2 जो है वो अपचायक की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो देखो O2 निकल रही है कि नहीं निकल रही है। अगर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है साथ में तो समझ जाना यहाँ पर H2O2 अपचायक हो रहा है। इन सारी रिएक्शन में साथ में O2 भी निकलेगी और यहाँ पर O2 नहीं निकलेगी, ठीक है। वैसे सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया जो है उसमें H2O2 अम्ल है, क्योंकि इसने क्या हुआ, कम अम्लीय CO2 को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह ले ली। H2O2 को बाकी जगह आप ये जो रिएक्शन देख रहे हैं वो ऑक्सीकारक की तरह अभिक्रिया हैं। ये क्षारीय माध्यम में क्रोमियम +3 को क्रोमेट में बदल देता है, ऑक्सीकरण करा दिया। क्षारीय माध्यम में Mn+2 को Mn+4 में ले आता है, MnO2 में बदल देता है। K4FeCN6 का ऑक्सीकरण करके K3FeCN6 बना देता है। I- को I2 में परिवर्तित करता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट बना देता है। और ये पुराने ज़माने की जो ऑयल पेंटिंग थी उनको रिजुविनेट करता है। अब ये क्या मामला है भाई, ऑयल पेंटिंग में क्या होता था, लेड। अब लेड है वो पेंटिंग को कई साल हो गए, उसके आसपास खाना बन रहा है, दुनिया भर की चीज़ें, तो सल्फर क्या होगा, धीरे धीरे कलेक्ट होने लगेगा और सल्फर लेड से अभिक्रिया करके बना देता है पेंटिंग में लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड होता है काला, तो वो पेंटिंग धीरे धीरे धुंधली दिखने लग जाती है, उसमें कालापन आ जाता है। उसको वापस से चमकाना है तो क्या करो, H2O2 से अभिक्रिया कर दो, PbS कन्वर्ट हो जाएगा PbSO4 में, और PbSO4 होता है वाइट। काली पेंटिंग सफ़ेद हो गई, चमक गई पेंटिंग। तो ऑयल पेंटिंग के रिजुविनेशन में, पुनर्नवीनीकरण में ये काम में आता है H2O2। इसके अलावा ब्रंजी कारक भी है। ब्रंजी कारक क्या कहलाते हैं, ऐसे पदार्थ जो रंग उड़ा दें वो ब्रंजी कारक। किसी भी पदार्थ का रंग आप दो तरीके से उड़ा सकते हो, या तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा या अपचयन अभिक्रिया के द्वारा। अगर अपचयन अभिक्रिया के द्वारा आपने रंग उड़ाया है तो ये टेम्पररी ब्लीचिंग होगी, अस्थायी विरंजन होगा। क्यों अस्थायी होगा, क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण है ऑक्सीकारक। ये वातावरण क्या करेगा, अपचयन के दौरान जो आपने रंग उड़ाया था वापस से ऑक्सीकरण करा देगा, रंग फिर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑक्सीकरण के द्वारा रंग उड़ाया है तो ये स्थायी विरंजन होगा। क्यों, क्योंकि वातावरण भी ऑक्सीडेशन ही करा सकता है और हमने ऑक्सीकरण के द्वारा ही रंग उड़ाया है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वापस से अपचयन होने का चांस ही नहीं। तो ऑक्सीकरण के द्वारा जो विरंजन होता है वो स्थायी है और अपचयन के द्वारा जो विरंजन होता है वो अस्थायी है। H2O2 ऑक्सीकरण के द्वारा विरंजन करता है, इसीलिए परमानेंट ब्लीचिंग करता है, स्थायी विरंजन करता है H2O2। ठीक, यूज कहाँ आता है, एंटीसेप्टिक होता है। आपने देखा होगा घाव वगैरह लग जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड से धोता है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से धोने के बाद उसके बाद आगे ट्रीटमेंट करता है। तो एक एंटीसेप्टिक है अच्छा खासा, पूतिरोधी भी बोलते हैं जैसे हिंदी में, बट एंटीसेप्टिक याद रखेंगे तो ज़्यादा सही है। विरंजक मैंने अभी भी बात करी थी, और रॉकेट ईंधन के तौर पर भी इसका उपयोग H2O2 का होता है। संरचना आपको पता ही है, ओपन बुक स्ट्रक्चर है, किताब खुली हुई है। गैस अवस्था में ये किताब 115.5 डिग्री के एंगल पे खुली है, 115.5 डिग्री के एंगल पे खुली हुई है। जबकि ठोस अवस्था में ये जो किताब है, ये जो बुक है, वो 90 डिग्री के एंगल पे खुली हुई है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो एंगल यहाँ पर आता है 95 डिग्री है, किसमें, गैस अवस्था में। और ठोस अवस्था में यही एंगल जो है वो बढ़ के 98.8 डिग्री हो जाता है। बंध लंबाई में भी चेंज है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन पेरोक्साइड बंध लंबाई
जो कि गैस अवस्था में आपको ज़्यादा दिखाई देती है 147.5 और ठोस अवस्था में आते आते 145.5 पिकोमीटर रह जाती है। तो ये रिमेनिंग डिटेल किसके बारे में, H2O2 के बारे में। और यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है, हाइड्रोजन और इसके यौगिक। और इसके बाद हम बात करेंगे S ब्लॉक एलिमेंट्स की। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आप तक भी पहुँचें, आप भी उनका लाभ ले सकें, तो प्लीज़ कॉल करें 1800 2121 799।